नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर जो अभी आप देख रहे थे इंडिया टीवी पर, उसको आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी अहम बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह बैठक बुलाई है। करीब 20 मिनट से ये मीटिंग जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री मौजूद है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं और सीडीएस अरुण चौहान वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। जो हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, पूरी दुनिया की निगाह उस पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री का आज आनंद फानंद में ये मीटिंग बुलाना, इस पर सब पूरी दुनिया की निगाह गई है और इस मीटिंग से क्या निकल के आता है इंडिया टीवी आपको थोड़ी देर में जरूर अपडेट करेगा। तस्वीर इसकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो एक पिक्चर रिलीज की गई है। प्रधानमंत्री, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए, तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सभी लोग इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। और अब पाकिस्तान से रोज जो बयान सुन रहे हैं, उनका हर दूसरा नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री तक न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में भारत में हाई अलर्ट तो है, लेकिन भारत में किसी भी बड़े नेता से आपने युद्ध की, जंग की, या भारत कोई बहुत बड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन पाकिस्तान में करने जा रहा है, ऐसी कोई बात आपने नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान जरूर ये सारी चीजें पहले से इनकी आहट महसूस करके आप देख रहे हैं कि वहां पर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत उस पर एक पूरा युद्ध थोपना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हों या विदेश मंत्री हों, वो पूरी दुनिया के नेताओं के साथ फोन पर बातचीत करके ये एक भारत के खिलाफ केस बना रहे हैं कि भारत उनके ऊपर एक आक्रमण कर सकता है और बहुत जल्द कर सकता है। उनके रक्षा मंत्री ने कहा था 3-4 दिनों में भारत के साथ जंग शुरू हो सकती है। बाद में उनको अपना वो बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा कोई बयान किसी वरिष्ठ नेता के जरिए आपने नहीं सुना होगा, ना ही हमारी फोर्सेस में मौजूद किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक है कि भारत जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई और कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। वॉर रूम में हमारे साथ 3 बहुत सीनियर मेहमान हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय साहब का, भारत के पूर्व आर्मी कमांडर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है एयर मार्शल संजीव कपूर साहब। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस प्रोग्राम में उनको सुनते रहे। सर, बहुत स्वागत आपका। जनरल रॉय, एक ये मीटिंग जो थी, इसके बारे में मीडिया को कोई जानकारी पहले नहीं थी, मतलब ये शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। शॉर्ट नोटिस पर प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है, जिसमें हमारे सारे फोर्सेस के चीफ मौजूद हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इस मीटिंग की? देखिए, इस प्रकार की मीटिंग्स तो कोई और होती रहेंगी। हमें ये मालूम नहीं कि मीटिंग में चल क्या रहा है, पर यकीनन जो कुछ भी सोचा जा रहा है, जो कुछ भी वहाँ पे वार्तालाप हो रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि हमारी जो देश की इस समय लीडरशिप है और जो हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री हैं, जो भी फैसला लेंगे या जो भी एक्शन लेने की बात करेंगे या डिसीजन लेंगे, वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तौर पे होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ ऐसे है कि पाकिस्तान ने जो अपना एक्शन करना था वो कर लिया, अब हमारी बारी है और हमारी बारी में जब हम एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन भी कुछ ना कुछ होना तो वाजिब है। तो इसलिए जो भी ये बातचीत इस समय चल रही है, तीनों जो सेनाएं हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख, उनके बीच में, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में, उसमें सारी बातचीत इस बात पे चल रही होगी कि जो भी हम एक्शन लेंगे उसके चेन ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका, और उस चेन ऑफ रिएक्शंस को हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे। ठीक है। और जो एक्शन हम लेंगे उस एक्शन का असर कितना और कैसे पड़ना चाहिए, यानी कि एक्शन लेने का समय, एक्शन लेने का स्थान, एक्शन लेने का क्वांटम, कितने फोर्स का एक्शन लिया जाएगा, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, इस सब के बारे में बातचीत के बाद ही ये कहानी जो है, ये बात जो है वो आगे बढ़ेगी। सर, हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपको इस बैठक के बारे में और बता सकते हैं। जी देवेंद्र। और सर, अब ये बहुत बड़ी बैठक है, समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों फोर्सेज के चीफ और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों में, तो समझा जा सकता है कि जो कुछ किया जाना है, जो रणनीति बनाई जा रही होगी, एक प्रकार से उस पर बहुत गंभीर मंथन का ये दौर आ चुका होगा। और जब तीनों ही फोर्स हमारी वहाँ, तीनों ही फोर्स के चीफ वहाँ पर मौजूद हैं, तो समझा जा सकता है कि जो अलग अलग प्लान, अलग अलग तैयारियों की बात थी, कल जैसे इस बैठक से पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई
हुई थी, बैठक हुई थी और उस बैठक में शायद ये तय किया गया था कि जो फोर्सेस के जो अपने प्लान थे वो रक्षा मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को बताया गया, ऐसा सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली। आज की बैठक में संभव है कि और ज़्यादा विस्तार से उस पर चर्चा हो रही होगी। जैसा कि शुरू से 22 तारीख के बाद हम लोग पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि भारत को कब क्या करना है ये सब कुछ भारत अपने हिसाब से तय करेगा, इंटेंसिटी कैसी होगी वो भारत अपने हिसाब से तय करेगा, समय क्या होगा वो भारत अपनी रणनीति के हिसाब से तय करेगा। तो इन सारी चीज़ों पर ही मंथन हो रहा होगा और निश्चित तौर पर पिछले आधे घंटे से ये बैठक अभी चल रही है सौरभ, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले आधे घंटे और 40 मिनट तक की ये बैठक और चल सकती है। और सारी चीज़ें जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग भारत की चल रही है कि कैसे इतना बड़ा आतंकी हमला, इतना दुर्दांत आतंकी हमला हुआ, तो उसका रिटेलिएशन किस प्रकार से किया जाना है और जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया या जो इसके पीछे थे उन्हें कैसी सजा देनी है, उसको लेकर एक तरह से फाइनल बातचीत कहा जा सकता है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मार्शल संजीव कपूर साहब से ही जानना था सर, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं समझता हूं देश में बहुत गुस्सा है इस आतंकवादी हमले के बाद, और लोगों को ऐसा लगता है कि बस आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई कर दीजिए बस पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसे फैसले जिनका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है, कितना सोच विचार करके क्या क्या चीजें फैक्टर इन करके लिए जाती हैं? सी अगर आप देखें तो 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई, उसके बाद 2 बड़ी जंगें हुई और उसके बाद कारगिल हुआ, भारत ने कभी भी पानी के ऊपर कोई छेड़खानी नहीं की। इस बारी कोई जंग नहीं हुई है और पहला कदम जो हमारी लीडरशिप ने लिया है कि वो पानी उनका बंद कर दिया जाएगा। दिस शोज द इंटेंट। एंड बिहार में जो प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में बोला है, ही वॉज टेलिंग टू द ग्लोबल ऑडियंस दैट वी मीन बिजनेस। नाउ कमिंग टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, आज तक जो भी उरी के बाद अटैक हुआ, जो हमने बालाकोट किया, वो हमने बेसिकली टेररिस्ट सेल्स और वो बाहर निकाले हैं। बट ये एक तने की झाड़ियां हैं, पत्ते हैं जिनको काटने से असली तना नहीं है। तो जो तना है वहाँ का जो मेन है दैट इज ISI एंड पाकिस्तान आर्मी जी। एंड आई थिंक सो इस बारी जो भी विकल्प बन रहे हैं, समय जरूर लगेगा, जैसे जनरल राव ने कहा कि ये चीज़ें जल्दबाजी में नहीं की जाती हैं, और उरी और बालाकोट भी करीब 2 हफ्ते के बाद एक्शन लिया गया था उस घटना के। तो इस टाइम पे 22 तारीख के बाद से अभी तक 1 सप्ताह हुआ है, सारी ऑप्शंस और ली जाती हैं। इसके अंदर हमारे क्या क्या फॉलोआउट हो सकते हैं, हमारे को क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं, हमारे को कहाँ कहाँ मदद चाहिए, हमारे को अगर ये ब्लो आउट होता है जो हम छोटा सोच के चलते हैं, अगर वो नहीं वहाँ तक रुका और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई, और उसमें बाकी एजेंसीज का क्या, ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। तो थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों। इट विल नॉट बी राइट सर। एक चर्चा प्रदीप जी जो भारत में चल रही है इस वक्त वो ये कि एक भारत कोई कदम उठाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, कोई मिलिट्री एक्शन होगा, इसमें लोगों में भी अब कोई बहुत ज्यादा शक नहीं दिख रहा है कि, और ये क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस सरकार का। सवाल ये है कि आप कितना बड़ा एक्शन करते हैं, इस सरकार की इच्छा शक्ति और देश का जो मानस है और जो जरूरत है इस वक्त भारत की, उसके लिहाज से कैसे आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि कितने बड़े एक्शन के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए? देखिए सरोज जी, आपका जो दूसरा प्रश्न, मतलब इस प्रश्न को 2 हिस्से में बांटकर कि लोग मतलब कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन सेकंड गेस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो की और हमने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, उससे बहुत बड़ा होना चाहिए। तो बात करते हैं जो हमको जानकारी है, मीटिंग में क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा और ऐसा होता भी है। मैं आपको सर 15 सेकंड के लिए रोकूंगा केवल। एक और खबर है, पाकिस्तान की आर्मी का भी एक स्टेटमेंट आने वाला है, ये हमें बताया जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और उनके DG ISPR, मतलब जो उनकी सेना का मीडिया विभाग है, उसके जो प्रमुख हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से भी है कि पाकिस्तान अपने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एक बड़े जनरल को मीडिया के सामने करके क्या बताना चाहता है आखिर देश और दुनिया को। अब इन दोनों खबरों को अगर आप एक साथ पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि शायद कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है या उठाया जा चुका है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अपने सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात कर रहे हैं
और पाकिस्तान की सेना और सरकार वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर में करने जा रही है और समय उसका जो हमारे जो शेयर किया गया है, जो बताया जा रहा है, वो 7 बजे के करीब का है। पाकिस्तान का 7 बजे, मतलब आप मान सकते हैं कि उससे और आधा घंटा बाद भारत के वक्त के हिसाब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यार दोनों खबरों को जोड़ के देखें तो बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नहीं, देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि युद्ध जैसी स्थिति है और युद्ध होगा, इसकी आशंका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। युद्ध किस स्तर पर होगा, किस पैमाने पर होगा, कब होगा, कहां से शुरू होगा, हमारी सेना के तीनों अंगों में से कौन पहल करेगा, ये सब बाद में पता चलेगा जब एक्शन हो जाएगा तब। अभी मेरे हिसाब से जो संदर्भ है वो हमको 2 बयानों का लेना चाहिए, दोनों प्रधानमंत्री के। एक जो उन्होंने बिहार में दिया, कहा कि ऐसी सजा देंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो उन्होंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया ये जो एक्शन होने जा रहा है ये सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से बड़ा होने जा रहा है। दूसरा, आज जो बोले, समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। बड़ा है नहीं कहा उन्होंने, वो शब्दों का चयन ऐसे मामलों में बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो इसका मतलब लक्ष्य कई है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य अगर हम देखें अपने देश की सुरक्षा की दृष्टि से, तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो ठीक कहा जनरल साहब ने कि जो है ये पत्ती और टहनी काटने से तो काम नहीं चलेगा। जड़ जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है। जब तक वहां स्ट्राइक नहीं होती, जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचता, जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 10 आतंकवादी मार दीजिए, कल 25 मार दीजिए, वो नए भेजते रहेंगे। सर एक लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इसका कोई और उदाहरण आपको मिलेगा। दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। मैं अगर आपके सामने नाम भी ले दूं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूके, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास भी माना जाता है कि वो भी एक न्यूक्लियर केपेबल देश है। और इसके अंदर मुझे भी जनरल साहब बता रहे थे ईरान को भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि देश ये अपने पहले ये ताकत पैदा कर लेते हैं और उसके या तो कभी डिक्लेयर नहीं करते या बहुत वक्त बाद डिक्लेयर करते हैं, तो उसको भी जोड़ लें तो 10। लेकिन इन 10 में इकलौता ऐसा देश है पाकिस्तान जिनका तटपुंजी से तटपुंजिया नेता और प्रधानमंत्री तक पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है। मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूं सर कितने नेता उनके पिछले एक हफ्ते के अंदर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, भारत अगर मैली आंख से दिखेगा तो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। क्यों है ये दुनिया को ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्यों कर रहा है पाकिस्तान? देखो सर, जब परमाणु हथियार जब बनाए गए थे तो इनकी 2 वैल्यू थी, मतलब इस 2 बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। एक ये कि न्यूक्लियर हथियार जिस देश के पास होगा वो दूसरे देशों के लिए एक डेटरेंस बन जाएगा कि कोई भी देश उससे हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये न्यूक्लियर पावर है तो इसके ऊपर हमला हम ना करें। दूसरा ये था कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है जो अभी चल रही है, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, जो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, मुझे उसका हिंदी का इक्विवेलेंट नहीं आता, ब्रिंकमैनशिप के लिए इसको लगाया जाता है न्यूक्लियर को। जिसको ये 2 बातें समझ में आती हैं वो इसके बारे में कभी बात नहीं करेगा। हम आर्म फोर्सेस में भी इसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है, इसका जो फैसला है वो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होता है, आर्म फोर्सेस के पास नहीं होता है। अच्छा, पाकिस्तान की कहानी अलग हो सकती है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर देखा जाए, हम कारगिल वॉर पे जाएं, अगर दोनों हम न्यूक्लियर पावर देश थे, लेकिन कारगिल की जो लड़ाई हुई वो एक कन्वेंशनल लड़ाई हुई। तो उसका जो लेसन लर्न निकला, उससे जो सीख मिली हम सबको, वो ये कि 2 न्यूक्लियर देश भी न्यूक्लियर रहते हुए, परमाणु हथियार रखते हुए भी एक कन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं, कन्वेंशनल डेटरेंस या कन्वेंशनल उसका इस्तेमाल करते हुए उसमें जा सकते हैं। अभी भी अगर हम देखें यूक्रेन और रशिया का जो चल रहा है, यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है। रशिया अगर चाहे तो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को 2 दिन में सब्जुगेट कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है। तो इस सब के चलते देखने में यही आएगा कि न्यूक्लियर हथियारों का होना, डेटरेंस वैल्यू रखना उसका, ब्रिंकमैनशिप के लिए बयानबाजी करना उसका, और न्यूक्लियर हथियारों को एक्चुअल में इस्तेमाल करना, ये 2 बहुत ही अलग बात है। एज फॉर्मर आर्मी कमांडर, आपके हिसाब से ये प्योर ब्लफ है जो पाकिस्तान कर रहा है? एग्जैक्टली। और ये ब्लफ पहली बार वो नहीं कर रहा है,
उसने बड़ी बार कोशिश की है, हर बार उसका ये ब्लफ जो है वो गिर गया है। अच्छा, आपने कहा कि हमारे यहाँ पर सिविलियन कंट्रोल में है हमारे न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान में कहने के लिए जो इसका फैसला है वो उनकी नेशनल कमांड अथॉरिटी करती है, जिसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री अपने घर के नहीं फैसले कर सकता वहां पे, सर वो न्यूक्लियर फैसले क्या करेगा? ये सच है बात या मास्टर साहब? अगर आप शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज देखते जो फर्स्ट पहलगाम के बाद हुई थी, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको आर्मी चीफ ने पिक्चर में नहीं रखा था। अच्छा, तो जैसे नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ ने 1999 में पिक्चर में नहीं रखा था और उन्होंने कारगिल युद्ध कर दिया था, ऐसी बॉडी लैंग्वेज थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की लैप पे एक सिचुएशन आके गिरी है जिसके बारे में उनको ना तो नॉलेज है और अब बोला कि आप संभाल लीजिए। अब सिचुएशन ऐसी है कि उस देश का जो मुख्य नेता है वो है जेल में, इमरान खान। जो बाकी पाकिस्तान की अंदरूनी हालात है वो बहुत ही बुरी है इस वक्त। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के बाद जो अटैक्स हो रहे हैं और 5-7 जो बलोच के लूज फैक्शंस थे वो BLA के नीचे आ गए। ईरान बॉर्डर पे कई जगह पे उनकी लड़ाई चल रही है, जो शिया सुन्नी के फैक्शंस हैं। जो TTP है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ पाकिस्तान आर्मी से चल रही है। गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाब में जो नदियां खोदी गई हैं उसके कारण सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जो फ़र्क है पिछली लड़ाई से और अभी में कि इस वक्त जो पाकिस्तान की 6 लाख की आर्मी है वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर में बिछी हुई है। उनको ईस्टर्न बॉर्डर पे लाने के लिए अभी मुहिम जारी हुई है, जो हम देख रहे हैं वीडियोज़ और दिस थिंग। एंड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स एंड जवानों ने रेजिग्नेशन कर रहे हैं। उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, फ्रंटियर कोर कहते हैं उनको, उसकी जो मोरल मोटिवेशन है वो लोएस्ट है, क्योंकि बलूचिस्तान से सारे अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। एंड इस माहौल में जब इंटरनल टर्मोइल है तो एक डिसीजन लिया गया है कि हम एक ऐसी चीज़ छेड़ते हैं जिससे कि अंदरूनी प्रॉब्लम छोड़ के हम बाहर से लड़ते हैं। ये मेरा मानना है। दूसरा, कहीं ना कहीं जब सिचुएशन हाथ से बाहर जाएगी तो इट विल बी ए स्टेपिंग स्टोन फॉर ए मार्शल लॉ, बिकॉज एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब उनके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। सारा ड्रामा पाकिस्तान ने फौजी रूल के लिए किया। तो दिस कुड नो, आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे आर अनफोल्डिंग एज वी गो, बट ये सारी चीजें ध्यान में रख के जो अंदरूनी हालात हैं। एंड जो न्यूक्लियर का आपका ये कहना है कि ये न्यूक्लियर नहीं वो कर सकते, क्योंकि भारत का जो पॉलिसी है वो फर्स्ट यूज के लिए। एक बार सर मैं फिर पिक्चर्स पर ले जाऊंगा व्यूअर्स को। अब देखिए एक वीडियो भी जो है वो रिलीज किया गया है इस मीटिंग का। जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री ने शॉर्ट नोटिस पर यह बैठक बुलाई, जिसमें हमारे सभी सेना प्रमुख जो हैं वो मौजूद हैं, CDS मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं माफ कीजिएगा अजीत डोभाल साहब को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। अब यहां से क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या बातें, क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, हो सकता है कि थोड़ी देर में बैठक खत्म हो तो हम आपको उसकी जानकारी दे पाएं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जो हालात इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, और पाकिस्तान उसको जिस एक्सट्रीम पर ले गया है इस न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर के, वो एक किस्म की पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा हमारे मेहमान बता रहे हैं कि ये एक, इसे आप केवल कोरी गीदड़ भपकी के तौर पर देखें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आपका अगर एक पड़ोसी देश और न्यूक्लियर पावर तो है ही, हाँ, वैसी वो तो बातें करेगा तो हमें। लेकिन मैं इसको केवल गीदड़ भपकी के रूप में नहीं देखता। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, दुनिया भर के देशों के लिए, कि आओ और युद्ध को रोक दो। उसको मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर होगी तो हम भारत से जीत नहीं सकते। चाहे वो आप 65 का युद्ध देख लीजिए, 71 का देख लीजिए, कारगिल देख लीजिए, हर बार वो हारा है। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी कमजोरी के बारे में पता है। तो उसके सामने ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि उस स्थिति तक मामला जाए ही नहीं कि हमको जहां कन्वेंशनल वॉर जो है भारत से लड़ना पड़े। तो जब वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स के यूज की बात करेगा तो दुनिया में चिंता होगी कि भाई ये नहीं होना चाहिए। दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, पूरी दुनिया को मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है, ये सामान्य जानकारी है कि पाकिस्तान पहला हमला तो कर सकता है, लेकिन जब उसका जवाब भारत देगा
तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। तो उनको भी मालूम है और दुनिया भर के देश नहीं ऐसा चाहते। कारगिल में यही हुआ, एलओसी में हमने जो है हमारी एयरफोर्स ने एलओसी क्रॉस नहीं किया, उसका बड़ा नुकसान हुआ हमको, अमेरिका ने दबाव डाला। तो लेकिन हम इन परिस्थितियों से कई बार जूझ चुके हैं, 2-2 बार सैंक्शन हम झेल चुके हैं। जब पहला 74 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब, उसके बाद 98 में। तो आज की जो परिस्थिति है, मैं उन दोनों घटनाओं की बात इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड ओपिनियन उस समय हमारे खिलाफ हो गई थी, सैंक्शंस लगे थे हम। आज जो स्थिति है उसमें दुनिया की ज्यादातर बड़ी ताकतें हमारे साथ हैं। चीन जो है वो अभी नाप तौल कर रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ रहेगा, इसमें कोई शंका दुनिया नहीं। भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका है, बिल्कुल, पाकिस्तान को नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और यही जो उनका भरोसे में जो कमी है, वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है कि हमको दुनिया रोग स्टेट समझती है। तस्वीर देखकर मेरे मन में एक ऐसी ख्याल आया, अब कोई हमारा दर्शक ये सोच रहा हो कि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है तो अभी वो हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद एक ऐलान होगा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का निर्णय ले लिया है। तो ये फैसले ऐसे तो होते नहीं है, ये फैसला तो जब होगा तब होगा। और मैं जो आप जैसे जानकार लोगों से सुन रहा हूं कि इस बार किसी हड़बड़ी में भारत नहीं है। सर सौरभ, ऐसे है कि इसमें इसको ऐसे रिस्पांस को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेटेड रिस्पांस। जो उसकी बिगनिंग होगी, जो शुरुआत होगी, वो एक सोची समझी रणनीति के तौर पे कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया जाएगा फर्स्ट। उस कैलिब्रेटेड रिस्पांस के साथ क्या जुड़ा होगा? एस्केलेटेड लैडर। कि ये कैलिब्रेटेड रिस्पांस देने के बाद कैसे ये चेन रिएक्शन इसका चलेगा, उसको हम लोग आर्म फोर्सेस उसमें बोलते हैं एस्केलेटरी लैडर। शतरंज की तरह आप सामने वाले की चाल को एंटिसिपेट करेंगे। हाँ, छोटी सी चिंगारी छोड़ी, वो कैसे अपनी भड़क के चलेगी, उसको हम एस्केलेटरी लैडर बोलते हैं। तो उस तरह से फिर आगे कहानी पूरी आगे चलेगी। अब ये जो कैलिब्रेटेड रिस्पांस है, इस समय कैलकुलेशन ये चल रही होगी कि ये कैलिब्रेटेड रिस्पांस हम कहाँ करें, कब करें और किस मात्रा में करें। और उसके बाद फिर जुड़ी हुई है उसके साथ एस्केलेटरी लैडर कि अगर वो चल पड़ती है तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें। जो मुझे समझ में आ रहा है, पाकिस्तान ने इस बार एक बहुत बड़ी गलती की है। वो ये कि प्रदीप साहब ने ठीक बोला आपने कि उसने जो है अपनी इंटरनल समस्याओं में बहुत ज़्यादा जूझ रहा है और उससे ध्यान भटकाने के लिए उसने एक पहलगाम कर दिया। लेकिन गलती उसने यहाँ ये की कि जैसे हर बार लोग दौड़ के चले आते थे उसके बचाव के लिए, रख रखाव के लिए, उसके झगड़े को रोकने के लिए, इस बार वो नहीं होने वाला। वो इसलिए कि इस समय जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो बिल्कुल फ्लक्स में चल रही है। एक तरफ आप देखें तो रशिया यूक्रेन का, एक तरफ आप देखें तो ईरान का, एक तरफ आप देखें तो इजराइल और हमास का। तो पूरा का पूरा ये जो इस समय नक्शा है पलटा हुआ है, खासकर इस रीजन का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास का। बांग्लादेश डूबा हुआ है, म्यांमार की कहानी आप देख लीजिए, पाकिस्तान का आपने सुन ही लिया है। यहाँ टाइमिंग में थोड़ी वो गलती कर गया काफ़ी ज़्यादा, और इस गलती के चलते मैं जो चाइना की बयानबाजी है इस बात के लिए कि वो उनके साथ खड़ा है या हथियार दे देगा, या टर्की से भी ये आया कि टर्की उनका साथ दे देगा, ये सब चीज़ों का कहना और ज़मीन पे इसको करना जब लड़ाई लगेगी, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत का रिस्पांस किसका, उसका पैमाना कितना हो, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला होगा। वो कैलिब्रेटेड रिस्पांस है ना, जिसको मैंने लेकिन कहां शुरू करना, वो समंदर से करेंगे, जमीन से करें कि हवा से करें, किस क्षेत्र से करें, ये मिलिट्री के डिसीजंस होते हैं। सी मिलिट्री सारी ऑप्शंस रख के देती है सरकार को, ओके, कि ये हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, एंड ये करेंगे तो ये, जैसे जनरल साहब ने बोला कि एस्केलेटरी में ये यहाँ तक रिस्पांस करेंगे, यहाँ तक करेंगे, यहाँ इनकी स्ट्रेंथ है, यहाँ इनकी वीकनेस है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है, ये सारे ऑप्शंस, उसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वो किया जाता है। उसके बाद सारी ऑप्शंस टेबल के सामने रख दी जाती हैं। सी जानने वाली ये बातें हैं कि आज तक की जो पुरानी जंगें हुई थी या दुनिया में जो भी जंग हुई थी 2023 से पहले, वो शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर थी। एट बेस्ट जो गल्फ वॉर हुई थी वो 40 दिन चली थी, नहीं तो 10-15 दिन में, जैसे इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना आ जाता था कि लोगों को बट अगर आप देखें तो 1100 दिन हो गए रशिया यूक्रेन वॉर में, ठीक बात है, और 1.5 साल से ऊपर हो गया इजराइल हमास वॉर। तो अभी जो नई
चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वॉरफेयर में, दीज आर लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग वॉर्स। उसके अंदर जो चीज़ें चाहिए, हमारे को स्पेयर्स चाहिए, हमारे को रोटेबल्स चाहिए, हमारे को फ्यूल, ऑयल, गैसेस, एम्यूनिशन, एयरक्राफ्ट, शिप्स, टैंक्स, ये सारी चीज़ें, आर्टिलरी के शेल्स, ये अगर ये लड़ाई आपकी महीनों महीनों चली, उसकी जो वो है, ये चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। हम कितनी लंबी जंग लड़ सकते हैं और अब पाकिस्तान ये कितनी तो लंबी? आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स, बट दीज आर द फैक्टर्स। जैसे आपने पूछा कि क्या डिस्कस होता है, तो ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। मतलब लोग, मतलब अब मैं अगेन जो एक्सपर्ट्स जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान 3 से 4 दिन या एट बेस्ट 1 हफ्ते से ज्यादा हाँ, वो उनके sustain नहीं यहाँ कर सकता। पे डेप्थ नहीं है, उनके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, हमारे यहाँ पे $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, और उनके यहाँ $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। और सर ये पाकिस्तान 2 महीने कारगिल की लड़ाई लड़ गया था। सी, उस टाइम पे दोनों हाथ से, अभी आप क्या सोच रहे कि यूक्रेन रशिया से लड़ सकता है? यूक्रेन को पूरा नेटो, यूके, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, पूरा यूरोप मदद करा। इट इज नॉट यूक्रेन इज फाइटिंग रशिया, इट इज नाटो एंड यूरोप प्लस यूएसए इज फाइटिंग रशिया। तो प्लीज डोंट अंडरस्टैंड। तो जो पुरानी लड़ाइयां हुई हैं उसमें, और ये जो विदेशी हैं ये क्या करते हैं, अपना जो एम्यूनिशन बनाते हैं इन जंगों में ट्राई हो जाता है, तो उसकी रेंज क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है, उनके बिना लड़े दूसरे देश लड़के उनको डाटा मिल जाता है। तो ये भी चीज़ें रहती हैं। और ये जितने देश हैं जिनके जो बेस्ट हथियार हैं, ये आपको कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो कहावत है ना कि गुरु लास्ट वाला अपना दंड उसको शिष्य को नहीं सिखाता। तो आप चाहे F-35 ले लीजिए, चाहे वो J-35 ले लीजिए, चाइना का J-36 ये है, J-10, वो एक लोअर वर्जन ही एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कल को और ये जो नीश टेक्नोलॉजी होती है ये कभी शेयर नहीं की जाती, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर हमने इनके साथ ये शेयर कर दिया, कल को ये हमारे अगेंस्ट आ गए तो दिक्कत है, बस कुछ इस्तेमाल और कर या खुद ही बना के हमारे दुश्मनों को देने लग गए तो दिक्कत है। सर ये हमने पढ़ा है, जो पूर्व में भारत ने जंगें लड़ी हैं, उसमें भारत को भी ये दिक्कत आई कि भाई हमको भी एम्यूनिशन की और जरूरत पड़ी, तो कभी किसी देश ने कोऑपरेट किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने आउट ऑफ वे जाकर के मदद किया। हम वहां से कितना दूर आ चुके हैं, हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कितनी है आज? सौरभ, उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ मैं कहूँगा कि कारगिल के बाद भी 99 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई हैं कि बीच में आपने देखा ही कि लद्दाख वाला जो इशू हुआ था, उसके बाद से हम लोग काफ़ी इस तरफ जागरूक हो गए हैं। और ये जो जिसको बोले ना स्टेमिना फॉर वॉर के लिए कितना स्टेमिना आप में है, ज़्यादातर ये कैलकुलेशंस जो हैं कागज़ों वाली होती हैं। एक्चुअल जब ज़मीन पे लड़ाई होती है तो वो जो कैलकुलेशन है वो पूरे फ्रंट के लिए है, पूरी कैपेबिलिटीज़ का ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो एक्चुअल जब लड़ाई होती है, एक्चुअल जब एक्शन होता है, तो नैरो फ्रंट पे कुछ एक सेलेक्टेड जगहों पे है जहाँ जहाँ दुश्मन कमज़ोर है, वहाँ उन जगहों को हम चुनते हैं। तो उसकी वजह से ये स्टेमिना जो है ना, एक बिल्कुल ऐसा टेम्पलेट हम लेके नहीं चल सकते कि एकदम से कोई डिक्लेयर कर पाएगा कि किसका कितना स्टेमिना है इस लड़ाई के लिए। वो डिपेंड करता है कि लड़ाई का रुख कैसा चल रहा है और किन इलाकों में कितना फैलाव है उसका। तो बहुत सारे और फैक्टर्स इसके बीच। बट एक प्रूवन गैप है हम में और पाकिस्तान। प्रूवन गैप ये है कि हम कम से कम भी तो पाकिस्तान से 5 गुना अधिक है। वो सोच भी नहीं सकता वो करने की जो हम कर सकते हैं उसके लिए। तो जितनी बयानबाजी ज़्यादा होगी ना, और ख़ासकर ऐसे लोगों से जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो बस ज़्यादा उसको डर लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने बोलना है। पब्लिक के लिए ज़्यादातर आपको पता ही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं वो पब्लिक के लिए ज़्यादा होती है, उसमें पॉलिटिकल कंटेंट ज़्यादा होता है, एक्चुअल कंटेंट कुछ होता नहीं उसके बीच में। इस समय वैसी बयानबाजी पाकिस्तान में चल रही है, देखें कब तक चलती है, कहाँ तक चलती है, और देखेंगे जब आप कि एक्चुअल में जब एक्शन हो जाएगा और कैलिब्रेटेड रिस्पांस को उनको फेस करना पड़ेगा और उसके आगे हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि सबकी बयानबाजी गिर जाएगी। हर लड़ाई में हमने देखा कि पाकिस्तान की बयानबाजी हमेशा ही एक कहते हैं ना कि एक ढोंग ज़्यादा रहा है हर चीज़ के लिए। कारगिल में भी कितना ढोंग था, सब गिर गया। ये इनके जो सोल्जर मरे उनको क्लेम करने तक नहीं आए ये लोग, हम लोगों ने बरी किए, इनके सोल्जर्स भी कुछ भी नहीं कर पाए उसके बीच में। अल्टीमेटली जो भी एम लेके चले थे सब कुछ गिर गया इनका। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? तो इसलिए आई ऐड टू व्हाट जनरल सेइंग कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो अपने जवानों के शव एक्सेप्ट करने के लिए वो मना कर गए। अभी फरवरी में जाफर एक्सप्रेस हुई, उसमें कई सैनिक मारे गए, उनकी बॉडीज क्लेम करने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है उनके परिवारों तक जाता है, उनकी फैमिलीज में जाता है, उनके गाँव में जाता है कि जब लड़ना होता है तो बुला लेते हैं, बट अंत में जब ज़रूरत आती है तो
तो these are the factors which affect morale and motivation. तो एक चीज, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने जब शुरू किया था तो हम अब न्यूक्लियर एस्पेक्ट पर ज्यादा बात करना चाह रहे थे, फिर ये खबर आई कि भारत में मीटिंग चल रही है, पाकिस्तान में थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो एक थोड़ी सी अर्जेंसी इस प्रोग्राम में आ गई। लेकिन न्यूक्लियर पहलू पर ही बात करते हुए मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। पाकिस्तान को हमेशा एक ऑब्सेशन भारत के खिलाफ एक कैपेबिलिटी डेवलप करने का कन्वेंशनल सेंस में तो रहा ही, वो भारत के साथ एक न्यूक्लियर होड़ में भी लग गया। भारत ने, सर ने बताया 74 में टेस्ट कर लिया था, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी हो सकता है पहले आ गई हो, लेकिन उसने भी 98 में डिक्लेयर किया जब भारत ने दूसरा टेस्ट किया। सर, उसको एक डर हमेशा यह भी रहा कि दुनिया मेरा न्यूक्लियर हथियार छीन लेगी। अब उसने, पाकिस्तान में लोग क्लेम करते हैं कि 1982 में इजराइल भारत की मदद से उसके न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करना चाहता था, या अमेरिका आज भी उसके न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर करना चाहता है। दुनिया में कभी ये चर्चाएं हुई हैं कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इसको न्यूक्लियर नहीं रहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये चर्चाएं तो हुई हैं, कितनी सच्चाई है ये किसी को मालूम नहीं। कहा यह जाता है कि एक समय इजराइल, जब इन्होंने कहूटा शुरू किया था, उस समय ऑफर किया था कि खत्म कर देते हैं सब, तो वो इसके लिए भी तैयार थे कि हम, हमारे फाइटर जेट आएंगे, आप केवल रिफ्यूलिंग की परमिशन दे दीजिए। उस समय की भारत सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। अब इसकी सच्चाई तो जो लोग, जिन लोगों से बात हुई वो बता सकते हैं, या फिर जो है आर्काइव्स में जो है वो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो निकले, तब पता चल सकता है कि ये सही था या गलत। लेकिन दुनिया भर में ये परसेप्शन तो है ही कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वहाँ जो जिहादी तत्वों का बोलबाला है, और कभी कभी भी ये न्यूक्लियर हथियार जो है उनके कब्जे में जा सकते हैं। तो एक समय जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ लगा हुआ था और अफगानिस्तान में था अमेरिका, तब ये बड़ी चर्चा थी कि अमेरिका जो है वो एक तरह से जो परमाणु हथियार हैं पाकिस्तान के, उन पर कंट्रोल चाहता है। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसी कोई खबर है नहीं। तो इसलिए जो है पाकिस्तान को लेकर, उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर ज़्यादा डर है न्यूक्लियर वेपन की बजाय, कि वो कभी भी डेस्परेशन में कुछ कर सकता है। तो उसी को रोकने के लिए विश्व समुदाय की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ठंडा रखा जाए, कभी मदद करके, कभी धमका के। तो इसके ब्लैकमेल में आ ही जाती है दुनिया। दुनिया आ नहीं जाती है ब्लैकमेल में, लेकिन दुनिया रिस्क नहीं लेना चाहती कि हम कुछ न करें और ऐसा हो जाए तो इसलिए जो है भारत के मामले में बिल्कुल आश्वस्त हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी है, नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं हम, कि हम पहले हथियार नहीं चलाएंगे, परमाणु हथियार। ऑल्दो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है अभी कुछ वक्त पहले का कि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ, हमारी ये डॉक्ट्रिन तो डॉक्ट्रिन का हिस्सा ही है कि जो है परिस्थिति क्या होती है, लेकिन पॉलिसी हमारी ये है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको जो पब्लिक डोमेन में है, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल, पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर दुनिया कितनी परेशान रहती है। सर, 3 उदाहरण मुझे मिले आपके साथ शेयर, आप बता सकते हैं कितने सच हैं। 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस फॉरेन अफेयर्स सब कमिटी ऑन टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एंड ट्रेड, इसके सामने अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन की प्रतिनिधि आई, और उन्होंने, अब ये इनकी पार्लियामेंट की कमेटी हुई अमेरिका की 2007 में, और उसने ये कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों और टेक्नोलॉजी के आतंकवादियों के हाथों में पड़ने से इसको बचाना अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। एक इंस्टेंस 2009 में अमेरिका के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, एम्बेसडर थी एनी डब्ल्यू पैटरसन। इन्होंने इस्लामाबाद से एक वॉशिंगटन केबल भेजा, वो हमको मालूम, दुनिया भर में ऐसे केबल बहुत लीक हुए थे बीच में, विकीलीक्स जब हुए थे, और उस केबल में यह था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम करने वाला ही कोई शख्स उनके न्यूक्लियर मटेरियल को स्मगल करके टेररिस्ट को दे सकता है। यह पाकिस्तान का राजदूत कह रहा है अमेरिका का। अगर लास्टली 2010 में टाइम मैगजीन में एक खबर छपी, इसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करना शुरू किया है टू सिक्योर द पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल। तो ये सारी बातें हवा में तो नहीं हो सकती सर? ये सब हवा में नहीं, लेकिन सौरभ, इन बातों को कह देना इस तरह से और जमीन पे इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। ये एक तरह से वो ऐसा दांत है जिसको एकदम से ऐसे निकाला नहीं जा सकता है। अब देखिए ना, नॉर्थ कोरिया
और पाकिस्तान, दो एक बिल्कुल एक ही अगल बगल के बराबर लेफ्ट राइट आते हैं। दोनों ही रोक स्टेट अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हमेशा ही उन्होंने ब्रिंकमैनशिप के कैटेगरी में इस्तेमाल किया है, हमेशा। और ये कभी कभी देखने में ऐसा लगा कि दुनिया इनके उस बहकावे में आ गई, पर ऐसा वो बहकावा नहीं था। ये लोग खुद ब खुद अपने आप रिट्रैक्ट कर गए उस बात में, बिकॉज इनको भी मालूम है कि अगर ऐसी चीज़ को छेड़ेंगे तो बर्बादी का ऐसा तांडव मचेगा कि फिर कोई नहीं बचेगा उसमें। इसलिए इनका ये कोई और क्लेम करे, कई बार ऐसे भी आया कि अमेरिकन ने इनको जो है न्यूक्लियर हथियारों को फायर करने की कोडिंग होती है, कोडिंग उन्होंने कर दी है, वो हाथ ले लिया है, ये वो ऐसा क्यों करेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए या किसी और के हाथ में ना पड़ जाए। इन सब हथियारों को इस्तेमाल करना उसकी एक अलग डायमेंशन है, और वो डायमेंशन एक टेररिस्ट समझ के कर पाएगा, वो भी एक बहुत ही दूर की सोचने वाली बात है। तो इसलिए लूज टॉक में इन चीज़ों का कहना या इस तरह के खबर फैला के रखना और बात है, पर ज़मीन के ऊपर ऐसा होगा कि नहीं होता वो अलग बात है। लेकिन आज के परिवेश में ये बहुत क्लियर बात है कि जितनी ये परमाणु के बारे में, परमाणु शक्ति के बारे में जितनी ये बातें कर रहे हैं, जितनी बयानबाजी चल रही है, उसका ज़मीन के ऊपर इस्तेमाल जो है बहुत 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 दूर की बात है। पहले कन्वेंशनल की बात हो ले, फिर उसके बाद देखते हैं कन्वेंशनल। कोई तो वजह होगी सर कि 6 और 9 अगस्त 1945 जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार और आखिरी बार न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया, उसके बाद कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ डेटरेंस के लिए है, सिर्फ डेटरेंस के लिए है, और डेटरेंस के साथ साथ ब्रिंकमैनशिप के लिए है। ये लोग इस समय ब्रिंकमैनशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक्चुअल इस्तेमाल कई बार पहले जो वॉर गेमिंग वगैरह में सुनने में आता था कि वो तब करने के ख्याल में हैं अगर वो कन्वेंशनल बैटल एकदम हारने की स्थिति में। अच्छा, ये भी रिसर्च में सामने आया। अब ये अमेरिका पाकिस्तान के अपने वॉर सिनारियोज जो उन्होंने सोचे कि अगर हमारी मान लीजिए भारत के साथ कभी जंग होती है और ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, तब हम अपने न्यूक्लियर ऑप्शन का एक्टिवेट कर सकते हैं, वो क्या है, तो ये भी व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। ये पाकिस्तान के सोचे हुए सिनारियोज हैं कि इन परिस्थितियों में हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें पहला सिनारियो है सर, बकौल पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर भारत हमला करे और उसे कैप्चर कर ले। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कुछ फीजिबल है कि नहीं है। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर भारत कब्जा कर ले। दूसरा, पाकिस्तान की थल सेना या वायुसेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट करते हैं, आप उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस को काफी डिस्ट्रॉय कर दें। तीसरा, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए वॉर की वजह से, वो सस्टेन ही ना कर पाए, एक दिन 2 दिन भी आगे भारत से लड़ना। और चौथा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता या घरेलू विध्वंस के हालात पैदा कर दे। अब ये तो वहां होते ही रहते हैं, सारे हो रहे हैं, चारों हो रहे हैं। और चारों बातों में कौन डिसाइड करेगा कि वो हालात पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? वही लोग तो डिसाइड करेंगे ना, दूसरा तो कोई देश नहीं डिसाइड कर सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की कहानी बात है, वो बहुत बहुत वहां भी कौन डिसाइड करेगा सर? अब वो तो डिक्टेटरों वाला देश रहा है, जैसा भी देश रहा हो, लेकिन देखिए किसी एक आदमी के पास न्यूक्लियर बटन होता है क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो डिसीजन है उसका, वो हथियार अलग अलग डिप्लॉयड हैं, अलग अलग छुपा के रखे गए हैं, अलग उसका समय लगता है। हथियारों की जो क्रिटिकल मास है उसको अलग अलग रखा गया है, उसको क्रिटिकल मास को इकट्ठा करके एक प्रोसेस है जिसके थ्रू उसको इकट्ठा लाया जाता है और तब जाके उसको लॉन्च किया जा सकता है। ट्रिगर पूरा प्रोसेस जो है इतना सीक्रेट नहीं है कि नहीं पता चलेगा, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। तो एक वो प्रोसेस ही टाइम लेता है काफ़ी, लेकिन उस प्रोसेस का डिसीजन लेना जो है, जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारे देश की वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आर्मी स्ट्रांग वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रही है, हो सकता है ये डिसीजन उनके चीफ के पास हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे आप खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो क्या उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से सोचेंगे नहीं? 7 या 8 बड़े शहर हैं वहाँ पे, तो अगर उनके जब रेल मंत्री बोल रहे हैं कि हम भारत पे न्यूक्लियर वेपन करेंगे, और जो पिछली इमरान खान की गवर्नमेंट के मंत्री बोले पाव किलो के और हमारे वो बम ऐसे रखे हैं चौराहे पे रखने के लिए, तो इट इंडिकेट्स के कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग टू द लोकल मासेस, जो वहाँ की जनता है उनको। और बेस्ट पार्ट सौरभ ये है कि उनकी किताबों में और उनके नरेटिव में वो सारी जंगें जीते हैं भारत से। हाँ, तो वो तो सारी जंगें जीते, तो उनके जो नरेटिव है वो बहुत ही बढ़िया है।
तो जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं और जो सरेंडर किए हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है। जो जनरल नियाजी ने साइन किया भारत के आगे वो रखा 71 वॉर के बाद, उसका कहीं जिक्र नहीं है। बट वो 71 वॉर भी जीते हैं। जो बांग्लादेश बने, हमने सबक सिखाया उनको और वो घुटनों पे आ गए। 65 वॉर तो उन्होंने वॉर किया और कारगिल में वो बोले देखो हमारा इतना रुतबा था, बॉर्डर ही नहीं पार कर पाए। और अभिनंदन इसकी जो इजेक्ट किया है उसको लेके उन्होंने किया कि हम ये तो जीत गए, जो बालाकोट कुछ नहीं है, उन्होंने टहनियाँ और वो तोड़ी थी तो गड्ढे दिखाए थे अगले दिन 2-4 और इसकी फोटो लेके वो दिखा रहे हैं। When their defense attaché 3 days ago I was watching on the TV लंदन में वो ऐसे इंडिकेट कर रहा है, दिस इज एन आर्मी सर्विंग कर्नल, इट इंडिकेट्स द माइंडसेट ऑफ दिस पीपल एंड दिस हैज, इसको आप बहुत गंभीरता से हमारे को सोचना चाहिए कि आप किस माइंडसेट के, जब 16 अप्रैल को उनके आर्मी चीफ जो तकरीर दे सकते हैं और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, इट मीन्स ये प्रिपेयर्ड थे पहले। सी इट ऐसा नहीं है कि ये अनप्रिपेयर्ड है, ये इन्होंने पहले ही प्लान बनाया था कि हम ऐसा करेंगे, फिर मैं रिलीजन के नाम पे जोड़ूंगा, फिर मैं ऐसे भाषण दूंगा। एंड आप ऑडियंस देखिए उस शो की जिसमें आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, एवरीबडी सीटेड, द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट, सब बैठे हैं। सो इट मीन्स दे आर इन एग्रीमेंट विद व्हाट ही इज सेइंग एंड उसके बाद चीजें अनफोल्ड होने लगती हैं। 22 तारीख को ये होता है, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी पूरी प्लानिंग है, ये मेरा मानना है। सर ये अच्छा, ये अब जो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, चीज जो मुझे लगता है कि सरप्राइज रहा होगा पाकिस्तान के लिए भी, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की होगी कि इंडस वाटर ट्रीटी बेंच पे रख दे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आज तक कभी उन्होंने कहा कि इतने युद्ध हुए तब नहीं किया, तो ये 26/11 कर दिया हमने, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, तब भारत ने नहीं किया। वो तो बिलावल भुट्टो वाज ऑलमोस्ट कंप्लेनिंग कि नहीं ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं खेलेंगे हम, हमने 4 जंगें लड़ी तब तो आपने नहीं बंद करी हमारा पानी, अब आप कर रहे हैं। सी अदर इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तानी पंजाब में ये कोई भी तीनों नदियां जो अपर राइपेरियन है वो जाती नहीं है, तो इन्होंने डैम्स बना के सारा पानी इसका इंडस वाटर का ये पंजाब में लाते हैं। पंजाब की जो इरिगेशन है वो इंडस वाटर पे चल रही है। अगर ये बंद हो गया जो हो रहा है, तो अगर ये चलता रहा तो इट विल टर्न इनटू डेजर्ट एंड इधर सारा कुछ इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी पंजाबीज। पाकिस्तानी पंजाबीज आर कंट्रोलिंग द आर्मी, दे आर कंट्रोलिंग द बिजनेसेस, दे आर कंट्रोलिंग द ब्यूरोक्रेसी, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और उनकी जो कॉमन आदमी है वहाँ पे, उनकी शिकायत सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी से है। जो बलोचीज हैं, जो सिंधी हैं, जो पठान हैं, जो ये हैं, क्योंकि इनका एक ही तरीका है काम लेने का कि लात मारो और उनको दबा के रखो। तो उस लिहाज से धीरे धीरे इन लास्ट मेनी ईयर्स कॉमन आदमी तंग आ गया एंड यही बांग्लादेश में एक ही तरीका है कि दबा के रखो। सर एक चर्चा ये भी चल रही है, ये इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत ने जो कदम उठाया कि भारत को पहली गोली चलानी पड़े, शायद ये भी जरूरी ना हो, फ्रस्ट्रेशन में, दबाव में हो सकता है पाकिस्तान कोई गलती करे दोबारा, आपको लगता है? वो शुंजू चाइनीज फिलोसफर हैं, मिलिट्री एकेडमीज में उनकी किताब आर्ट ऑफ वॉर पढ़ाई जाती है। उनका कहना है कि सबसे अच्छी जीत होती है कि जंग लड़े बिना जीत जाए आप। तो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखना वो पहला कदम था कि कोई गोली नहीं चलानी है, कोई तोप नहीं चलानी है, कोई एयर स्ट्राइक नहीं करना है, कुछ नहीं करना। केवल इसी से हम पाकिस्तान को घुटने पर ला सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वो कब क्या कर देगा इसका किसी को कोई भरोसा नहीं है। तो उसके लिए हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो वो अभी मुझे लगता है ये सब जो मीटिंग्स हो रही हैं, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तैयार था, हम नहीं हैं। हम तो मुझे लगता है खास तौर से जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक किया उसके बाद से ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में कैसे कदम उठाना, ये 2016 से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, कुछ लोग जो कह रहे हैं ना कि ये अभी तो संभव ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं सिर्फ एक चीज रोकने से बहुत बड़ा काम होता है, वो डेटा शेयरिंग। और वो रुकी क्या? हाँ, कब कितना पानी देंगे, कब पानी रोकेंगे। अब ये देखिए, ये 2 अहम खबरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। भारत में प्रधानमंत्री आवास पे ये अहम बैठक, और पाकिस्तान क्या दुनिया के साथ जानकारी शेयर करना चाहता है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां होगी, वो आप देखेंगे इंडिया टीवी पर। लेकिन अपने पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए जरूर मैं एक डेटा देना चाहता हूं, क्योंकि इतना न्यूक्लियर कर दिया गया है। वर्ल्ड न्यूक्लियर भारत पाकिस्तान से आगे है,
मुझे नहीं पता कितना सच है, मगर भारत के पास क्लेम किया जाता है 180 न्यूक्लियर वॉरेंट्स और पाकिस्तान के पास 170। सोचा जाते जाते मैं आपको बता दूं, लेकिन नौबत ना पहले की आनी है ना 180वें हथियार की आनी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को शौक था तो ये उसको जानकारी होनी चाहिए। जनरल रॉय, बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में आए। मार्शल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका। वॉर रूम देख रहे थे आप, प्रधानमंत्री आवास पर इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में आपको सारा अपडेट देंगे। 1 घंटे से यह बैठक जारी है, क्या यहां कोई बड़ा फैसला होगा, नजर हमारी भी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया।